हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस का सेकेंड लेक्चर में कैपेसिटेंस के भी कीवर्ड हम आज कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हो ना स्टेबिलिटी का, ये इसीलिए मैं उसको वहीं डिस्कस कर दे रहा था। अगर जो है ये वाला चीज दोबारा बताना पड़ेगा कि टॉर्क का डेरिवेशन तो नहीं दोबारा, पीई साइन थीटा। क्यों? टाउ इक्वल टू कितना था? पी क्रॉस ई, याद आ रहा है ना? इसका अगर मैं अच्छा यहाँ बना लूं, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? अच्छा, ना आए तो मुझसे एक बार बता दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे, है ना? ये हमारे पास कोई डाइपोल है इस तरीके से, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? टॉर्क निकाले थे, अगर मान लीजिए इसे रोटेट कराते हैं। ठीक है, रोटेट इन द सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर। बोलो। और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। तो मैं अगर इस डायरेक्शन में है तो एंगल जीरो होगा। अब इसको रोटेट करा देते, मान लो थीटा रोटेट कराते हैं, तो इससे वर्क डन जब निकालोगे तो मैं पहले ही बताऊं, ये मैं पढ़ाया हूँ क्या? फोर्स इक्वल वर्क डन एफ इंटू डी एस। बोलो जी। हुँ? अगर ये रोटेशनल में चलेंगे तो फोर्स को किससे रिप्लेस करते थे, याद है क्या? नहीं याद है? नहीं नहीं, टाउ को, टाउ से, टॉर्क से। अच्छा, डीएस को किसे रिप्लेस कर रहे थे, याद है क्या? ये देखो, छोटी छोटी चीज याद नहीं कर रहे हो। डी थीटा से। ये v बराबर u प्लस ए टी, ये सब रिप्लेस करना सिखाए नहीं हो क्या? हम्म? अरे, तो नॉर्मली क्या है, अब इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या है, टाउ की वैल्यू कितनी है हमारी? पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेटवर्क डन आएगा। अब ये डिपेंड करता है, ये इनिशियल सिचुएशन आप कितना कंसीडर करते हो सकता है डाइपोल पहले से 30 डिग्री पे हो। किस डायरेक्शन से? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। अगर इसे मान लीजिए 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री से रोटेट करेंगे, सपोज दैट मैं जीरो मान लेता हूँ। क्या? जीरो से अगर ये थीटा पर रोटेट करेंगे हम, पीई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इसका सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, साइन थीटा डी थीटा, और ये जीरो से थीटा है, इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा पीई। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना? कॉस थीटा होता है माइनस, माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। ये होता है हमारा माइनस का कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जीरो से थीटा ही ले रहे हैं, माइनस तो बाहर आ गया तो ये माइनस का पीई हो गया, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा हुआ। समझे कि नहीं? ये वर्क, ये वर्क इसमें जो कर रहे हैं ना, इसमें स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इसको यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है, ये पूछा भी गया है पीवाईक्यू में, देखोगे तो। अच्छा, एक चीज है, जब कभी चीजें अच्छे से समझ में आने लगे तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स जो है सही वाला नहीं पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखें ना, न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी जित बहुत सारी चीजें रिसर्च हो चुकी है, उस पर चेंज भी हो चुका है, लेकिन हमको आंसर कौन सा टिक करना है? एनसीईआरटी वाला ही, है ना? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बहुत सारे लेक्चर में बताता हूँ कि ये एक्चुअल में अभी अगर इस तरीके से करा जा सकता है, लेकिन कर, क्योंकि हमको तो वो आंसर, जो सही आंसर टिक करेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। नहीं, हम लोग आइंस्टाइन वाला भी नहीं, हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं। कौन सा? तो यहाँ पे दो सिचुएशन बना सकते हो। इस पे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में देखोगे तो दिया होगा। ठीक है, अगर मैं डाइपोल को इस तरीके से बना दूं, इधर माइनस क्यू ले लूं, इधर प्लस क्यू ले लूं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर मैं इधर ले लेता हूं, पहला। दूसरा, अगर मैं प्लस क्यू इधर ले लूं और उसके बाद माइनस क्यू इधर ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कर दूं, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर कर देता हूं। ठीक है,
हम्म, और ये टॉपिक फिनिश करना है, जो कंफ्यूजन होगा तो आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर देना है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ उसमें क्या करना है। ठीक है। देखो ये समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज दैट इसे हम देखें कि स्टेबल कौन है, ऐसा सवाल पूछा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। डाइपोल कब स्टेबल होता है, कब स्टेबल नहीं होता। अगर मैं मैथमेटिकली देखे तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, u की वैल्यू माइनस का पी कॉस थीटा आया। सपोज दैट अगर हम थीटा की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, कितना जी, जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन होगा। तो u की वैल्यू माइनस का पीई होगा कि नहीं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 लेता हूं, कितना, 180, तो u की वैल्यू cos 180 कितना होता है, -1। अच्छा, मैं -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का पी। अच्छा, हर जगह आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, कहीं भी पढ़ते हो, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो इसमें स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हम लोग बताएंगे, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। तो ये कम है कि ये कम है, माइनस वाला। यानी ये वाला सिचुएशन जो बन रहा होगा, अरेंजमेंट बन रहा होगा, वो अरेंजमेंट में उस समय उस सिचुएशन में जो है डाइपोल का जो है स्टेबिलिटी क्या होगा। ठीक है। हम्म। 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 ये आया, ये डायग्राम से भी, 1 मिनट बता रहा हूँ। तो ये कितना टाइम हो रहा है, 10 बज गया है। ठीक है, कौन, एक बार चेक कर लो सही हो गया। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। इसमें क्या है हमारा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो इसका डायरेक्शन कैसे पता किया हूँ, ये पी का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कितना होगा, 0। पी का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कितना है, 180 है। मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये कैसा है हमारा, अनस्टेबल। ये कैसा है हमारा, अनस्टेबल है। और ये कैसा है, स्टेबल। समझे कि नहीं, ये कैसा है, स्टेबल है। ठीक है। तो इसमें एक चीज और भी समझ सकते हैं, हम रोटेट करके भी कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, ऐसे, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है। अगर सपोज दैट अगर मैं इस पे क्या लगाऊं फोर्स लगाऊं, है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, क्यू ई इधर लगेगा, और ये क्यू ई इधर लगेगा। लेकिन जैसे इसे रिलीज करोगे तो ये टॉर्क इस तरीके से लगा के अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने का प्रयास करेगा, करेगा कि नहीं। लेकिन सेम तरीके से इसे थोड़ा सा अगर आप रोटेट कर देते हो, तो ये माइनस क्यू ई है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, और ये प्लस क्यू है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। अगर गलती से इधर आपने क्या किया है, इधर ज्यादा आपने रोटेट किया, तो फोर्स तो इधर ही लग रहा है, इधर चला जाएगा, फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। लाइक एज दिस, अगर मैं इस तरीके से समझने का प्रयास करूं, अगर यहां से आप इसे थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दोगे तो यहां आ जाएगा, वापस जाएगा। लेकिन इसे थोड़ा भी यहां से डिस्टर्ब कर दोगे तो ये इस तरीके से, तो ये स्टेबल है। और ये ऐसा सिचुएशन अगर बनता है तो अनस्टेबल है। नहीं समझे, समझे, ये 2 पॉइंट शायद मुझे बताना था, है ना। क्लियर है कि नहीं। हम्म, ठीक है। तो ये टॉर्क, इसमें टॉर्क तो आप ऐसे निकालते हो इस तरीके से, है ना। इसमें एक चीज और भी पूछ सकता है कि नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स सिर्फ उससे स्टेबिलिटी बता नहीं सकते, ध्यान रखे रहिएगा। जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स से हम किसी को इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल नहीं बता सकते हैं। तो यानी आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी जब भी किसी को आप बताओगे इक्विलिब्रियम में। तो पहली बात तो नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए सभी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, हो सकता है कोई मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो। दूसरा चीज हमारा क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क भी कितना होना चाहिए, 0, कितना। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, ये दोनों चीज अगर 0 है तो पहली बात वो इक्विलिब्रियम में है। और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी से चेक करो, तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा, आपको कोई सवाल में भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें कोई डाउट है, इसके अलावा कोई पॉइंट तो नहीं मिस था जी, देखो जरा। नहीं ना, सब बता दिए थे। पोटेंशियल में तो फॉर्मूला तो सबको बता दिए थे ना, सॉलिड स्फीयर का सब बता दिए थे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। आज का लेक्चर जो है यहीं से शुरू करते हैं, 10 बज रहा है ना, यही शुरू करते हैं। अगर कोई चीज मिस होगा तो मैं दोबारा करा लूंगा, है ना। कैपेसिटेंस, ये वाला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे इस तरीके से चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो ये पीछे मैं बताया था V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, इसे दिखाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं बाहर कहीं निकालता हूं, तो अगर इसी के सरफेस पे निकालेंगे तो मैंने कैपिटल आर लिया था, याद आ रहा। और अंदर भी कैपिटल आर लिया था, क्योंकि अंदर बताए थे V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मेरी बात से सहमत हो, बोलो जी। तो इसके कहने का मतलब ये आर तो रेडियस है इस स्फीयर का, फिक्स है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, भी फिक्स है। यानी सीधे सीधे वी और क्यू में डायरेक्टली रिलेशन है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख सकते हैं, बोलो जी। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। यानी जैसे जैसे अगर हम ये v की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, v की वैल्यू, वैसे वैसे ये चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। या जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे v की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या ये बढ़ता जाएगा जब तक मन करे, इनफाइनाइट तक। हम इसको चार्ज इंजेक्ट करते हैं तो पहली बात तो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है, क्या जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो जब इसे चार्ज देते गए देते गए देते गए देते गए, बहुत सारा चार्ज दिया, तो कैसे पता चलेगा इसका लिमिट क्या है।
जब इसको हम चार्ज देते जाएंगे तो एक लिमिट के बाद ये चार्ज स्टोर करना बंद कर देगा। चार्ज स्टोर करना तो करेगा क्या, जैसे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं, बनाऊं, जैसे अगर मैं मान लेता हूं ये एयर है, क्या है, इतना बड़ा बड़ा चलेगा, एयर है, क्या है, एयर। तो एयर यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये इसको इतना ज्यादा हो गई कि ये अपनी ओर खींच लिया, क्या कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ प्लस, क्या बचा, प्लस। मैंने फिर इसे और चार्ज दिया तो फिर ये वाला चार्ज क्या कर दिया, ये माइनस प्लस इसको खींच लिया। फिर मैंने और चार्ज दिया तो ये वाला यहाँ का प्लस क्या है, यहाँ वाले माइनस को खींच लिया। तो ये एयर को आयनाइज कर दिया है इसको, या सीधे सीधे कहने का मतलब है चार्ज लीक करने लगा। क्या करने लगा, लीक। जैसे ऐसे भी समझ सकते हो आप कई तरीके से। जैसे नॉर्मल ये वही बात है कि जैसे एक बाल्टी में अगर आप पानी भरते हो, जब बाल्टी भर जाता है तो पानी क्या होता है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब जब किसी कंडक्टर को, या अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे या किसी को भी, मतलब हम कंडक्टर लेके समझा रहे हैं, क्या लेके समझा रहे हैं, कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं तो एक समय के बाद वो चार्ज स्टोर नहीं करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता है, चार्ज को लीक करने लगता है। किस तरीके से लीक करता है ये बात समझ में आया कि नहीं। जब यहाँ की क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो गया तो ये एयर को आयनाइज कर देगा, या ब्रेक डाउन बोलते हैं, एयर को ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा, एयर को ब्रेक डाउन कर देगा। यानी ये पॉजिटिव है तो इस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, पक्का, ये समझ गए कि नहीं। ठीक है, यानी इसका मतलब हमें समझ में क्या आया कि मैं यहाँ से समझाता हूँ, यानी मुझे ये समझ में आएगा कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, क्या है, यानी जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा C, क्या आएगा, C। इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब जिस तरीके का कैपेसिटर पढ़ेंगे वो, यानी सीधे सीधे इसे कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कैपेसिटेंस। ठीक है, सी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू डिवाइडेड बाई वी हो गई, क्या हो गई, क्यू डिवाइडेड बाई। इस क्यू का यूनिट आपको पता है, यानी दो चीज मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, जरूर कर लीजिएगा। सी का यूनिट आपको जरूर पता होना चाहिए और सी का डायमेंशन भी जरूर पता होना चाहिए। लिखोगे कि मैं लिखूं, कैपेसिटेंस, सी का यूनिट और डायमेंशन आप लोग निकाल लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, बोलो जी। चले, तो एक मेरा सवाल है, यहां से ध्यान से समझिएगा, यानी सी की वैल्यू कितना आया, क्यू डिवाइडेड बाई वी। चले, बोलो जी। तो अगर मैं v की वैल्यू क्या कर दें, इंक्रीज कर दे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ, घट जाएगी। ऐसी गलती नहीं करना है, ध्यान रखे रहना। इसलिए केयरफुली प्रिंसिपल समझा रहे हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल नहीं लगाने लगते, ऐसी गलती नहीं करना है। क्योंकि ये तो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि जैसे मैं कैपेसिटेंस को चार्ज स्टोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज स्टोर कर रहे हैं, उसी को चार्ज को मैं पानी मान लूं। सपोज दैट मुझे पानी स्टोर करना है एक बॉटल में, तो उस बॉटल में जितना पानी आएगा उसके शेप पे डिपेंड करेगा ना, और बाल्टी में पानी भर रहे हैं तो उसके शेप पे डिपेंड करेगा, नहीं समझे। इसी तरह चार्ज को किस में स्टोर कर रहे हैं, उसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, नो कि क्यू और वी पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ जाएगा। कहां से पता चला, पीछे से। जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, इसीलिए मैं एक बार हाईलाइट भी किया था, सी क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या था, और किसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, क्यू और वी का, है ना। तो यानी क्यू बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, अगर क्यू घटेगा तो वी भी घटेगा। तो मेरा नोट क्या है यहाँ का पॉइंट, कि अगर क्यू जितना घटेगा उतना ही वी घटेगा, जितना वी बढ़ेगा उतना ही क्यू बढ़ेगा, ताकि उसका रेशियो कांस्टेंट रहे। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब हमारा ये है कि जो कैपेसिटेंस होगा हमारा क्यू और वी पे डिपेंड्स नहीं करता है, सीधे सीधे। अब समझ में आया, सी जो है क्यू और वी पे डिपेंड्स नहीं करता है, तो फिर किस पे डिपेंड करता है, शेप पे। मतलब जैसे मैं जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैसा जी, अभी पीछे बताया हूं, मैं करके बताता हूं। जैसे
आइसोलेटेड मतलब समझ रहे हो, अकेला, क्या जी? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जब इसको हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा, इसको जब आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो चार्ज इसके सरफेस पे फैल जाता है, इसकी रेडियस आर होता है। तो मैंने पढ़ा कि v की वैल्यू होता है k, ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट q डिवाइडेड बाई r होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस c की वैल्यू क्या होता है, q डिवाइडेड बाई v, यहाँ r है, ये कितना हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट r, इसे सॉल्व करोगे तो q इंटू 4 पाई अपसाइलन नॉट r डिवाइडेड बाई q है, q से q कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई अपसाइलन नॉट r, समझे? बोलो जी। यानी यहाँ पे भी अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये q और v बढ़ाने पे, तो इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ किस पे फर्क पड़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या बता, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए, c इक्वल टू 4 पाई अपसाइलन नॉट r होता है। जब कोई स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, 4 पाई अपसाइलन नॉट r। तो अब ये चीज हम इससे फॉर्मेट क्या बन सकता है कि यहां से लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो C1/C2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। तो हो सकता है आपसे पूछे कि अगर रेडियस डबल कर दे तब कैपेसिटेंस कितना होगा, बहुत बेसिक बेसिक भी सवाल कभी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटेंस ही है, जब इसका रेडियस कितना है r, कह देगा अब रेडियस कितना हो गया, डबल, तो कैपेसिटेंस भी हो जाएगा डबल, क्योंकि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आइसोलेटेड कंडक्टर में इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा और किसी बात पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, आया समझ में कि नहीं? सी कैलकुलेट करने के लिए पूछता है ना। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या पढ़ेंगे जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको आता है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताएंगे, समझाते हैं। एक कंडक्टर मैंने लाया, कहीं से भी ले आओ आप, अब इसको हम क्या करेंगे, चार्ज देंगे, क्या देंगे, चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया, कितना, पॉजिटिव, बोलो दिया। अब मानते हैं कि जब इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये क्या है हमारा, इसके पास जो है क्या स्टोर हुआ, ये आया। अब मान लीजिए इसको हमने जो है 20 100 वोल्ट मान लेता हूँ, 100 वोल्ट है इसका, कितना, तो जब इसको चार्ज करेंगे तो 100 वोल्ट तक स्टोर करेगा, चार्ज को क्या करेगा। उसके बाद जब मैं मान के कर रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, उसके बाद जब चार्ज देंगे तो जैसे लीक करवा रहे थे, यहाँ भी चार्ज क्या करेगा, लीक करेगा, क्या करेगा, पक्का। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये 100 तक ही कर रहा था, तो मैं बगल में जो है एक कंडक्टर ले आया, क्या लगाया, कंडक्टर। तो एक मैंने पढ़ाया होगा कि जब एक चार्ज लाते हैं दूसरे बॉडी के बगल में, चार्ज अगर वो कंडक्टर होता है तो उसको क्या करता है, इंड्यूस कर देता है चार्ज, इस साइड क्या कर देगा, निगेटिव, और इस साइड क्या कर देगा, पॉजिटिव। बोलिए, थोड़ा समझ रहे हो? तो ये मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस जो है d है, कितना है, सपोज दैट, अब ये 100 वोल्ट तक स्टोर कर रहा था, कितने तक, तो चार्ज जब दे रहे थे 100 के बाद अगर वोल्ट, अगर जैसे हम क्यू बढ़ाते, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी था, क्यू बढ़ाते जाएंगे तो वी बढ़ता जाएगा, तो वी मैंने 100 मान लिया, हमने कहा 100 तक ये स्टोर करेगा, उसके बाद अगर चार्ज देंगे तो लीक करने लगेगा, क्या करने लगा। जैसे मैंने इसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर रखा, मैं लिखूं स्टेप 1 स्टेप 2 की, अभी बोल दूंगा, है ना। पहला स्टेप मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लाया, क्या लाया, ठीक है, कंडक्टर को क्या रख दिया, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, क्या दिया, और मान लिया कि ये वी वोल्ट मानते हैं कुछ 100, मैं 100 वोल्ट मान के कर रहा हूँ, 100 वोल्ट तक।
अब ये नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला, इसका डिस्टेंस पास में है, इसका डिस्टेंस दूर में है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल मैंने बताया था माइनस होता तो माइनस के साथ आता है और प्लस होता तो सपोज दैट इसकी वजह से 20 आया और हो सकता है इसकी वजह से क्या आया, प्लस की वजह से 90 10 मान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 100 वोल्ट तक तो ये स्टोर कर रहा था, उसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने इसको लाया तो मान लेते हैं ये 20 है और ये प्लस का 10 है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 90 वोल्ट आएगा। यानी इस कंडक्टर को लाने से इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ा या घटा, 100 वोल्ट तक स्टोर कर रहा था, अब 100 के बाद और इसे चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन जब इसको रखे तो इसका वोल्टेज घट के फिर कितना हो गया, अब और इसे चार्ज दे सकते हैं कितने वोल्ट तक, अब पक्का नहीं आया, बोल तो दो हाँ, दो स्टेप समझ में आया। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं कि इसे अर्थिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, अर्थिंग। जब अर्थिंग करते तो मैंने बताया था कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाके इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। तो कंडक्टर कुछ इस तरीके का बन जाता है, कंडक्टर जो है कुछ इस तरीके का बन जाता है, समझे, पक्का, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको चार्ज करा तो ये जो हो गया हमारा यहाँ वाला प्लस गायब हो गया, क्या हो गया, तो देखो कौन सा गायब हुआ, 100 और माइनस का 20, तो ये कितना आ गया, 80। अब बताइए अर्थिंग करने से इस चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा या घटा, क्या हो गया, और बढ़ गया, क्या हो गया, और बढ़ गया। मतलब इसको मैंने चार्ज किया तो देखा कि अगर मैंने अर्थिंग किया तो ये 80 वोल्ट पे आ गया, यानी 20 वोल्ट और इसे हम चार्ज इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जब 100 वोल्ट हो जाएगा तब ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, लीक करने लगेगा, नहीं समझे, बोलो। इस अरेंजमेंट को बोले कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझे। और इसमें जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको बोले कैपेसिटेंस सी, और इसकी वैल्यू क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, नहीं समझे। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आया कि या दोबारा बताओ। इसीलिए जब अब हमें बहुत सारे जब प्लेट जोड़ना होता है तो जोड़ते जाते कैसे, ये अभी पढ़ा नहीं ना, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसके कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल, है ना। तो इसका हम यहाँ से इसको हम क्या दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, इसके बगल में ये लाते हैं तो इस पे माइनस हो गया और इस पे प्लस आ जाता है। लेकिन मैं इसे वायर से जोड़ देते हैं तो ये प्लस किस पे आ जाता है, इस वाले प्लेट पे आ जाता है, नहीं समझे, सुन रहे हो कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लेट लगाते हैं, फिर इस पे माइनस आ जाता है, इसके बगल वाले पे प्लस आएगा, तो फिर मैं कंडक्टर से जोड़ देते हैं तो फिर ये प्लस चार्ज किस पे आ जाता है, इस पे, नहीं समझे। और इसकी जो है फिर इस पे माइनस आ जाता है। अब अर्थिंग कर दे इसी तरीके से तो कैपेसिटर बनता है। 3 प्लेट जोड़े हैं तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। हो सकता है कि सेम भी हो सकता है, क्योंकि ये इसके बीच का गैप कितना है, ये जो प्लेट लगा रहा है एक्चुअल में ये इस तरीके से बना रहा हूं, समझ पा रहे हो कि नहीं। मैं ऐसा नहीं बनाने का, ये बना रहा हूं मैं, समझे। इसको मैं क्या प्रोवाइड किया था, प्लस चार्ज, और इस पर क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है, नहीं समझे। इसको अर्थिंग कर दिए थे, इस तरीके का है, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही बना रहा था इस तरीके से। तो इसका जो एरिया है ए बोलते हैं और इसके बीच के गैप को डी बोलते हैं, नहीं समझे। आया या नहीं आया, बोलो। हम्म, कोई कंफ्यूजन, पक्का। यानी इसका अब हम कैपेसिटेंस निकाल के भी दिखा देते हैं। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है हम आपको करके दिखाते हैं। अब अगले पेज से साफ साफ करते हैं ना। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो अब इस पे मैं पॉजिटिव प्रोवाइड करता हूँ, इसको मैं क्यू ले लेता हूँ, इसको माइनस, ठीक है। अर्थिंग यहाँ हुआ रहता है और माइनस अंदर बना लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बीच के गैप को डी लेते हैं और ये जो प्लेट ले रहे हैं उसके एरिया को ले रहे हैं,
प्लेट मतलब समझ रहे हो, प्लेट रखा हूँ, क्या रखा हूँ, तभी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। तो मेरा एक आपसे सवाल है, देखिए आप लोग को याद है, यहाँ पर अगर मैंने बताया था कि सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, अच्छा ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना जरा। देखो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, नोट करके है ना। मैंने क्या बताया था, लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल, सिग्मा की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए, रो की वैल्यू क्या बताया था, क्यू डिवाइडेड बाई फी, ठीक है। और ये जो था पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इसका सिग्मा है, इसका सिग्मा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये 1 माने थे, ये 2 माने थे, इसकी इधर हमारा क्या हो जाएगा E1, और इसकी वजह से इधर कितना हो जाएगा हमारा E2। तो ये कितना हो जाएगा, E की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलिन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलिन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन अपसाइलिन नॉट, सिग्मा की जगह क्या रखना, Q डिवाइडेड बाई ए, तो ये हो जाएगा Q अपॉन ए अपसाइलिन नॉट, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर इसमें कोई मीडियम हो, क्या हो, कोई मीडियम, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो, K हो, और ये माइनस हो, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो E की वैल्यू जो हो जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाई के ए अपसाइलिन नॉट। क्लियर है जी, ये तो बोले। तीसरा पॉइंट तो सही था, ऐसे ही मिट गया। तीसरा पॉइंट ये बताए थे कि अगर हमारा ये V1 है, V मान लेते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इसकी अर्थिंग कर दिया मैंने, क्या कर दिया, अर्थिंग। इसके बीच का गैप कितना ले लिए, D। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V माइनस डी, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई डी। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, V डिवाइडेड बाई डी, समझे। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हूँ, साइड में मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। E की वैल्यू होता है माइनस का dv डिवाइडेड बाई dx। दैट मीन्स इसका इस्तेमाल करते भी तो E की वैल्यू क्या लिखते, माइनस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई डी, ऐसे लिखते। मतलब यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, ये मान लो पॉजिटिव है, कुछ भी मान सकते हो, ये नेगेटिव है, इसके बीच का गैप D है। V2 माइनस V1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई डी। ये आया या नहीं आया, हुँ? पक्का, ठीक है। बाई चांस उसकी अब दोनों निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिराइव एक लाइन में हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बीच का गैप कितना है, डी, कितना है, डी। इसका चार्ज कितना मान लें, क्यू, कितना मान लें, क्यू। यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसका वी मानते हैं तो ये तो अर्थिंग होता है, तो अर्थिंग किस पे होता है, 0 वोल्ट पे। तो वी माइनस 0 मतलब वी, ठीक है, पहले ई लिखे थे ना, ई इक्वल टू वी बाई डी लिख सकते हैं। अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसके प्लेट में भी इतना आया था, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बराबर कर दो वी बाई डी इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं। यहाँ पे एक लाइन लिखना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई फी। ये हो जाएगा हमारा क्यू की वैल्यू रहने दीजिए, वी की वैल्यू रखोगे क्यू डी डिवाइडेड बाई अपसाइलिन नॉट ए। इसको लिख सकते हो क्यू इंटू अपसाइलिन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्यू डी। क्यू से क्यू कट गया तो ये हो जाएगा अपसाइलिन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। आया समझ में, समझे, ये आया या नहीं आया। अब दूसरा वाला हमको नहीं निकालना पड़ेगा, दूसरा वाला मैं इसी में समझा देता हूँ, बता दूं इसी में। अगर मैं इसमें कोई मीडियम ले लेता, क्या ले लेता, कोई मीडियम, कितना, के। तो कहाँ, यहाँ डिवाइड कर देता किससे, के से। तो यहाँ आ जाता के, उसके बाद यहाँ आ जाता के, तो यहाँ आ जाता के। नहीं समझे क्या, बोलो। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी ये Q और V पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, फिर किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, K पे डिपेंड कर रहा है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएगा। अब साइलिन नोट की वैल्यू चेंज नहीं होता है, कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, डी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। नहीं आया, यानी सीधे सीधे हमारे कहने का मतलब जो है, नोट करके लिख सकते हो, सी जो है
सी की वैल्यू कितनी है के अपसाइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। लेकिन अगर एयर इस्तेमाल करते हैं तो के की वैल्यू कितना होता है 1, इसे बोलते हैं सी नॉट। ये हो जाएगा हमारा अपसाइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इस पे भी सवाल बनता है, इस पे भी सवाल बनता है, समझे। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपसाइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, इसको बोलते हैं सी नॉट। इस पे भी सवाल बनता है। तो के की वैल्यू कितनी हो गई हमारा सी अपॉन सी नॉट। नहीं समझे क्या? के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के क्या है हमारा? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसे नोट कर दे रहे हैं ना, ध्यान रखे रहना। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक जगह और बताए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे कि नहीं, समझे। और v की वैल्यू मैंने क्या बताया, v की भी वैल्यू बता दिया। e की वैल्यू क्या होता है? v बाई डी। क्या होता है? v बाई डी बताया है ना। यानी इसमें जो है आपको सिंपल इतना ही समझना है, e और d में बताना है और उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया। तो सीधे सीधे आपको नोट से क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इस तरीके का सिचुएशन होता और ये प्लस होता और ये माइनस होता और यहाँ कुछ नहीं एयर होता, क्या होता? तो हम इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इसको क्यू बोलते, तो ये बोलते क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बोलते। सही बात है। हमारे दिमाग में एक दूसरा सिचुएशन आता, हमारे पास यहाँ प्लस होता और ये माइनस होता। यहाँ पे मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पूरा भर दिया, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो लिखता क्यू अपॉन ए अपसाइलन नॉट के, लिखता कि नहीं? सीधी सी बात। इससे मुझे ये समझ में आता कि क्यू की वैल्यू चेंज हो रहा है, अपसाइलन नॉट की वैल्यू चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी इसके बीच में जो है ई क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? तो अगर सिर्फ मुझे इसका फिगर बनाना होता, ई और डी का, शायद मैंने बनाया भी होगा, उस वाले लेक्चर को पेस्ट नहीं है। हमने कहा था ये बहुत दूर तक मत ले चले जाइएगा, पूछिए क्यों? बताया भी था कंडक्टर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर थोड़ी निकालेंगे, जस्ट बाहर। याद आ रहा है? थोड़ा सा ग्राफ बनाने का प्रयास किया होगा, है ना। तो ये ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? ऐसे ही। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आ जाएगा सेम कंडीशन के लिए, तो जब के की वैल्यू अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ई नॉट डिवाइडेड बाई के, इसे ई नॉट ले लो एयर के लिए, क्या ले लो? तो इसे ई नॉट लिख सकते हैं, तो ई नॉट डिवाइड बाई के लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, जब के की वैल्यू बढ़ेगा तो ई की वैल्यू, अब बताइए देख के कौन सा फिगर है? जल्दीबाजी ना करिएगा, K1 और K2 के बारे में वाला आराम से, कोई जल्दीबाजी ना करिए तो सीख जाएंगे आप। देखिए, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता, अगर नहीं होता, तो पहली बात तो इसका फिगर सीधा बनता। कैसा बनता? इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन रास्ते में एक पहले K1 आया है कि K2, और ये कम है, क्या है? तो अगर यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूं और 4 से डिवाइड करूं, तो इसकी वैल्यू जो है कम किस में आएगा? 4 वाले में ज्यादा कम आ जाएगा, 2 वाले में है। तो यानी इसका मतलब इसे नीचे तो ले जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा नीचे किस में ले जाएंगे? ये ई रीड कर रहा है, क्या कर रहा है इस एक्सेस पे? ये ई रीड कर रहा है। समझिए, मैं दोबारा बनाता हूँ, ये फिगर थोड़ा छोटा छोटा आया ना, ऐसे ही। यहाँ ई की वैल्यू है, थोड़ा और कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, नहीं समझे। यानी K2 की वैल्यू ज्यादा है, उस केस में ये थोड़ा नीचे आ जाएगा ज्यादा, नहीं समझे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। नहीं समझे क्या? मतलब बेसिक तरीके का सवाल है कैपेसिटर का, और ये शायद देख के टिक कर देना चाहिए था ओरल, समझे कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये 20 का है सवाल, तो हम लोग करते हैं, देखते कैसे करते हो। ऐसे ले रहा हूँ एक दो क्वेश्चन, फिर थ्योरी पे चलेंगे, नहीं तो ज्यादा वैसा हो जाएगा। ये कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर as a medium is 6 microfarad with the introduction of a dielectric medium the capacitance becomes 30 microfarad the permittivity of the medium। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम तो कह रहे हैं याद करके जाइएगा, हो सकता है कभी कभी ना दे। इसको कैसे करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी जस्ट पढ़ाया है ना,
उसके हिसाब से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। वो वाला लेक्चर भी इसी में पेस्ट करना चाहिए था। मैं इसके आगे लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। नोट लिखता हूँ, लिखूं? ऐसा मैंने अभी बताया क्या, सी अपॉन सी नोट? कभी मैं ऐसा बताया हूँ क्या, अपसाइलिन अपॉन अपसाइलिन नोट? बोल तो दो हाँ या ना। इसी को मैं ऐसा बोला होगा अपसाइलिन आर। इसीलिए इन दोनों चैप्टर को मैं एक ही साथ पढ़ाता था, अलग एनसीईआरटी में अलग अलग पढ़ाने लगा हूँ ना। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाने लगो तो ये चैप्टर अलग रख दिया है। ये दोनों एक ही साथ ही पढ़ना चाहिए हमें लगता है, इसीलिए समझे। तो ये बताओ, हमको क्या पूछ रहा है ये, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। और ये तो जब कैपेसिटर के अंदर एयर था तब है, और जब कोई मीडियम है तब सी है। समझे मेरी बात? पूछ क्या रहा है ये, तो दोनों तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। तो नॉर्मली बच्चे को क्या होना चाहिए कि सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू अपसाइलिन अपॉन अपसाइलिन नॉट। तो अपसाइलिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन सी नॉट इंटू अपसाइलिन नॉट, ऐसे होना चाहिए पता। नॉर्मली हम तो फिलहाल ऐसे एडवाइस करता हूं, मैं तो ऐसे कहता हूं सी इक्वल टू के अपसाइलिन, सॉरी, सी इक्वल टू के सी नॉट याद रखिए, अपसाइलिन इक्वल टू के अपसाइलिन नॉट याद रखिए, ज्यादा बेटर है। वैसे आपकी इच्छा, आप जैसे इसे लर्न कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें क्या, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम 6, कितना 6 माइक्रो, विद द इंट्रोड्यूस और डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस 30, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी इस तरह से अगर स्टार्टिंग में सवाल लगा रहे हो, लग रहा है आपसे सवाल बन नहीं रहा, तो आपको ऐसे लगाना चाहिए, सी नॉट मतलब एयर के लिए कितना है 6 माइक्रोफेराडे, और किसी मीडियम के लिए कितना है 30 माइक्रोफेराडे। पूछ क्या रहा है, अपसाइलिन। आपको पता है अपसाइलिन की वैल्यू क्या होता है, के अपसाइलिन नॉट पता होना चाहिए। आपको पता है यहां से हम के निकाल सकते, क्या निकाल सकते, के सी अपॉन सी नॉट से। तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 6, इससे कट करोगे तो कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5। नहीं समझे क्या? अच्छा, अपसाइलिन नॉट की वैल्यू रट के जाना है, वैसे फिलहाल यहाँ दे दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। और दूसरी बात एक और मेरा एडवाइस है, पूछिए क्या, 8 5 जा 40, 40, ये 5 तो आ नहीं सकता है, 1.7 तो आ नहीं सकता है, ये 0.44 है और ये 0.44 है। अच्छा, ये 0.44 है तो ये 10⁻⁻12 आ गया है, और ये 10⁻⁻13 आ गया है। तो इसमें से बनने की संभावना किसकी है, अपने पास 10⁻12 है, कौन सा बनेगा, 10 वाला बनेगा, क्योंकि 40 बन रहा है ना। 40 को अगर 0.44 करेंगे तो वो 10⁻⁻2 गायब कर देगा ना। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर बता रहा हूं, सवाल लगाते समय एक चीज जरूर डन करके जाइएगा, कि सवाल अगर आपने समझ गए, सबसे ज्यादा टाइम आपका खर्च होगा सवाल समझने में, और सबसे ज्यादा समय खर्च होगा आपको सवाल सॉल्व करने में। बीच वाले ड्यूरेशन में टाइम नहीं लगता। अगर ये दोनों पे कमांड बना लेते हो तो समझ लेना सिलेक्शन पक्का है। सवाल आपने जल्दी समझ लिया, और सवाल कैलकुलेशन ना करना पड़े ऐसा जुगाड़ से आपने टिक कर दिया, तो फिर आपको टाइम लगा कहाँ, तभी टॉप करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं हम लोग, आप सही तरीके से सॉल्व कर लो, यही आएगा, चेक कर लो। अच्छा, ये सारी जगह वैलिड नहीं होता, कभी कभी आंसर देखिएगा बिल्कुल पास पास दे देता है, क्या देता है, तो क्या ऐसे सारे क्वेश्चन में देता है क्या, कुछ क्वेश्चन में देता है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपसे बाई चांस छूट जाता है तो आप फेल हो जाओगे क्या। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ाई करते हैं, उसको किस तरीके से समझना चाहते हैं, बहुत मैटर करता है। टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आप कभी भी बेकार नहीं जाएंगे, समझे। अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए क्या पूछा है, ये टॉपिक करा दिया हूं कि नहीं, एक बार पढ़ लीजिए क्या है। द टू पैरेलल प्लेट, two parallel metal plates having charge plus q and minus q, each of the other a certain distance between them. If the plate is now dipped in a kerosene aisle of the tank, then electric field between the plates will be, बहुत सही, ये तो ट्राई कर सकते हो।
अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक वो पिछले चैप्टर में पढ़े, वो भी उस तरीके का भी चीज इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये ना सोचिएगा कि वो कौन क्या इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे तुरंत वाले में। मैंने कहा ये एयर में है, ऑयल में डाल दिया। यहाँ फॉर्मूला क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, जब इसको मैं किसी ऑयल में डाल दिया तो यहाँ के आ गया। हमने कहा एयर का 1 होता है, बाकी सबका वैल्यू ज्यादा होता है, क्या होता है। तब ये जब के हमारा, अब मैंने इसको ऐसे बता दिया, के टर्म में बता दिया। अगर के की यहाँ पर है ही नहीं, ई नॉट मान लीजिए 10 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कम हुआ कि ज्यादा। ऐसे भी समझ सकते हो, जरूर इस भाषा को अपने तरीके से समझो ना। सपोज दैट, हाँ हाँ, नहीं होगा, आप ज्यादा सोच रहे हो आप लोग। बेसिक सवाल है जी, मतलब सीधे सीधे आप। अच्छा, अभी पहली बार कर रहे हो तो हो सकता नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले आपको रट के जाना चाहिए कि आप ई अगर निकालते हो तो जो हवा में होता है उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या हो जाएगा ऐसे। अब सोचोगे यहाँ कहाँ बढ़ा सर, तो यहाँ थोड़ी नहीं दिखाया कहाँ बढ़ा, वो तो बता रहा पहले हवा हवा में था पहले, अब उसमें किस में डाल दिए, कैरोसिन में, कैरोसिन में डाल दिए तो के से डिवाइड करना पड़ा, के से डिवाइड करना पड़ा, यानी ई की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अभी अभी ग्राफ बनाया हूं जी इसी चीज का, थोड़ा बहुत भी नहीं आया। सब पीछे से लिंक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दो, बाकी इन दो चैप्टर को साथ में पीवाई क्यू लगाना, समझे कि नहीं। आया या नहीं आया, थोड़ा सा मुझे कीवर्ड बताना है ताकि मैं उसे। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ में आया। इसके कॉम्बिनेशन कितने तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, 2 तरीके से। कितने तरीके से जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन। एक तो पढ़ते हैं हम लोग सीरीज, क्या पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या पढ़ते हैं जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा जो होता है वो इस तरीके से बनता है, अभी पीछे मैंने सिखाया था, है ना। तो लास्ट में क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। इसको चार्ज अगर क्यू प्रोवाइड किया तो इस पे प्लस क्यू हुआ, तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू आया तो इस पे माइनस क्यू, तो इस पे अगर प्लस क्यू आया तो इस पे माइनस क्यू। चार्ज बदला क्या, यानी चार्ज सेम होता है, क्या समझ में आया, क्यू जो होता है सेम होता है, क्या होता है, सेम। कोई दिक्कत है। अच्छा, ये इसकी कैपेसिटी जो होगा C1 C2 C3 पता नहीं क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 V2 और V3 अलग होगा, तभी तो इसका स्टोरेज अलग होगा। अच्छा, जो ये मैंने V आप इसको प्रोवाइड किए हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसी से प्रोवाइड किए होंगे, V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो जी। इन सब का सवाल में इस्तेमाल करूंगा, अगर 2 होता तो V इक्वल टू क्या लिखते, V1 प्लस। अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट को एक अरेंजमेंट मान लेता हूं, मतलब मैं मान लेता हूं कि ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, तो ये जो आता है उसको बोलते हैं सी इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इसका चार्ज क्या होगा हमारा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसको क्यू अभी मैंने सीखा कि क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी वी। तो वी की वैल्यू क्यू बाई सी लिख सकते हैं, बोलो जी। चार्ज सब में क्या है, सेम है, चार्ज सब में सेम है, तो चार्ज सेम है तो इसकी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q डिवाइड बाई सी, इसका q डिवाइड बाई C1, इसका कितना हो जाएगा q डिवाइडेड बाई C2, और ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई C3, नहीं होगा, q सभी जगह से कॉमन होके कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1/c इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, नहीं हो जाएगा। नहीं समझे, कोई दिक्कत है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन इन सब की बेसिक नीड अभी पड़ेगा, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मैं इसे पैरेलल में बनाता हूं, पैरेलल में बनाने का मतलब ये कि आपने यहाँ पर मान लीजिए 3 प्लेट ले लिया, ज्यादा भी ले सकते हो, तो ये चार्ज जो है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना 3 जगह, चार्ज इस बार सेम नहीं रहेगा। सपोज दैट आपने इसको दिया Q1, इसको दिया Q2, इसको दिया Q3, ये प्लस होगा हमारा, क्या होगा, प्लस होगा, बगल में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, नहीं हो जाएगा। इसको एक ही जगह से जोड़ लीजिए, फिर इसको अर्थिंग कर दीजिए,
कोई दिक्कत है? यानी एक क्यू चार्ज को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस बार क्यू सेम नहीं है। अच्छा, दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका नाम अगर ए मानते हैं और इसका नाम बी मानते हैं, तो ए और बी के बीच में ये भी है C1, ए और बी के बीच में C2 है, ए और बी के बीच में C3, यानी V सेम है। इस बार क्या सेम है? समझे? क्या सेम है? V सेम है। अच्छा, मैं इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी सवाल लगाएंगे बताएंगे, सवाल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आया? बोल तो दो। लेकिन इस बार चार्ज डिवाइड हुआ, चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका भी इस्तेमाल करूंगा, ये ना सोचिएगा इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अगर 2 होता तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। नहीं समझे क्या? अच्छा, इसको अगर हम लिखें, इसको एक कैपेसिटर अगर मान लेते हैं कि ये एक ही कैपेसिटर है, कितना है, तो ये जो निकालते हैं ये निकलता है C इक्विवेलेंट। इसका चार्ज कितना होगा? Q प्लस Q माइनस Q। कोई दिक्कत है? Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर लो C V सेम है इस बार। इसका हो जाएगा C1V, इसका कितना हो जाएगा C2V, इसका कितना हो जाएगा C3V। V कॉमन होके कट गया तो C की वैल्यू कितनी आ गई? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रहा हमारा सीरीज का पैरेलल का। समझे? हुआ समझ में? अच्छा, अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेज समझने के बाद एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए। क्या? अगर 1/C इक्विवेलेंट निकाल लें, 2 है 1/C1 प्लस C2, ठीक है, तो मुझे लगता है इसको ऐसे रट लेना चाहिए। यहाँ होगा C1 C2, यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C की वैल्यू कितना हो जाएगा? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कोई दिक्कत है? बोलो जी। वैसे आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। लेकिन अगर सिर्फ 2 का, अक्सर अगर मैं रिसेंट का सवाल देखूं तो अक्सर 2 का पूछ रहा है। क्या? तो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम और आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं समझे? पहले मैं रिसेंट के आपको सवाल दिखाता हूँ कैसा कैसा पूछा है। में है बुक किधर है? ये रिसेंट का सवाल हम आपको दिखाते हैं इससे। ये थोड़ा बहुत समझ में आया है कि नहीं? मतलब अभी के सवाल देखोगे तो मतलब क्या ही है, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर से काम हो जाएगा, है ना। ये है नीट 2023 का। देखो, लास्ट में एक सीट न मिलने की वजह कंप्लीट सिलेबस रिवाइज न करना होता है। 99% चांस ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे हर चैप्टर को एवरेज लेवल का भी कमांड बना के नहीं गए। बहुत सारी चीजें फॉर्मूला भूल गए या कोई चैप्टर छोड़ ही के चले गए। पूरा रिवीजन रिवीजन करके जाते हो तो एक सीट पक्की है आपकी। यहाँ पर जो है इस तरीके से है, ठीक है। ये इसका कितना है? 3 माइक्रोफेराडे। इसका कितना है? 3 माइक्रोफेराडे। इसका कितना है? 3 माइक्रोफेराडे। कोई दिक्कत है? बोलो जी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। समझे? अब इसका ऑप्शन कितना दिया है? 2 3 6 9। 2 3 6 9। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ठीक है। वहां पे आप जाओगे, ये पूछा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक्चुअल में अपने पास टाइम नहीं है। क्या? और टाइम नहीं है तो आपको पता है कि सीरीज वाले में क्या करते हैं हम लोग? ऊपर प्रोडक्ट, और पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। एक बार बैक आके दिखाता हूं। जब भी पैरेलल अगर होगा, हमारा पैरेलल होगा, तब तो नहीं टेंशन है। टेंशन किसमें है? सीरीज वाले में। सीरीज वाले में ऐसे जोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऐसे जोड़ते हैं। तो हमें पहचानना है। पहचानने का मतलब ये बेसिकली धीरे धीरे आ जाएगा। ये दोनों कैसा है आपस में? पैरेलल में है। 3 और 3 कितना हो गया? 6। कोई दिक्कत है? उसके बाद सीरीज में आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 × 6/3 + 6। ये कितना हो गया? 3 × 6 मल्टीप्लाई ना करिएगा 9, इससे कट करेंगे तो कितना हो गया? 3, इससे कट करेंगे तो 2। गोला भरे आगे बढ़े। नहीं समझे? अच्छा, कुछ सवाल आपसे एग्जाम में देखोगे समय से बन नहीं रहा है, समय से, तो उसे उस समय ना लगाओ। देखो, अगर रियलिटी ये है कि एक सीट निकाल के आगे ग्रोथ होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने पहला स्टेप निकाल लिया
तो आगे की स्टेप धीरे धीरे सुधार ही होगा, इतना डाउन तो नहीं कोई जाएगा ना। लेकिन अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं तो फिर तो भीड़ का हिस्सा है ना, फिर वो नहीं कुछ होगा, फिर अगले जन्म का इंतजार करे। कोई स्पेशल है या कोई यूनिक है कर ले रहा, वो बात अलग है। लेकिन हमें लगता है फर्स्ट स्टेप को पहले देखना चाहिए, न कि पहले क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब ना सोचो। तो पहला स्टेप ये है कि पहले सीट मिले। जिस दिन लगे कि आपने 2.5 घंटे पेपर सॉल्व कर लिया, अब तो यार काम पक्का है, 640 एक मतलब नॉर्मली 80-90 के आसपास पहुंच गए, तब आप एक एक क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करो। मतलब फर्स्ट प्रियरिटी की क्वालिफाई मार्क्स, और वो भी 2.5 घंटे में या 2 घंटे में अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, तो बेटर रहेगा। और भी सवाल आए हैं बहुत इजी इजी वाले, अभी कठिन भी इसके करेंगे हम लोग। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि ये नीट के सवाल ऐसे आपको करने आने चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद जो है इसमें भी बहुत सारे टर्म्स, जैसे फोर्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। इसका कैपेसिटर सी है, इसका सी है, इसका सी है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसमें, ये नहीं बना है, ऐसे ही छोड़ दिया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकालना है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, ए बी सी डी। इसको, ये क्या है, 3C/2, 3C, 2C, C/2। ये है नीट 2021 का, नीट 2021। वो जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें 20 तक है ना, इसलिए बुक से लिख रहा हूँ। ये आया समझ में? बोलो जी। ये नीट 2021 का है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इसीलिए मैं बिना पहले मैं बता नहीं रहा हूँ, पहले पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सोचते क्या हो इस बारे में। हो सकता है इसी चीज का तो आपको वहां जरूरत पड़ेगा। करूं मैं? बोलो। मैंने कहा था कि ये अक्सर ऐसे ही दिया रहता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये है, मान लो यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी लगाए हो, कितना? बोलो। तो जब हम करते हैं तो ये इधर वाला ऐसे भी समझाने का प्रयास किए थे, ये प्लस था और इसे क्या किए थे अर्थिंग, ये 0 वोल्ट था, ये V वोल्ट था, याद आ रहा? तो अक्सर ये ना सोचना कोई ट्रिक है, यहीं से जैसे अर्थिंग करते हैं हम लोग अक्सर, तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाला अर्थिंग किया है यानी 0 पे किया है, निगेटिव पे किया है, माइनस होता है प्लस होता है, हमेशा इधर 0 वोल्ट मान लेते हैं, ये 100 वोल्ट मान लेते हैं, V वोल्ट भी मान सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई कैपेसिटर लगा है? कौन सा? हाँ, बताता हूँ अभी। इधर देखो, यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा है? हाँ, कोई रेजिस्टेंस लगा है? वोल्टेज ड्रॉप होगा? वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कितना होगा? 100 वोल्ट, कितना हुआ? और इधर को कितना माने हो? 0, क्या माने हो? 0। यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, यहाँ कितना होगा? 0। और यहाँ भी कितना होगा? 0। नहीं समझे? और उसके बाद यहाँ पर कितना होगा? 100, कितना होगा? 100। यहाँ पर कितना होगा हमारा? 100, होगा कि नहीं? बोलिए। अच्छा, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, इसके बीच में कोई चार्ज स्टोर होगा? तो कैपेसिटर का कोई मतलब है? तो उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कंसीडर, क्या मतलब, उसका कोई मतलब ही नहीं है, समझे? तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, जैसे ही यहाँ से हटाओगे तो किस तरीके का फिगर बना? इस तरीके का फिगर बना। ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये सी दोनों पैरेलल में है, 2C ऐड करो, आंसर आगे बढ़ो। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं ना, C1+C2, तो C+C2C, ये आया या अभी भी नहीं आया? कौन सा? हाँ, क्यों? लगाएंगे, बिल्कुल वही लगाया हूँ। लेकिन ये पैरेलल में आ रहा है तो क्यों करेंगे, C1+C2 करेंगे ना। में ये अलग है, ये अलग है, ये पैरेलल में है, उसके बाद सीरीज में आ गया, यानी सॉल्व करने के बाद कैसा बना, ऐसा बना। समझ में आया? ये कितना है? 6, और ये कितना है? 3। तो ये आपस में कैसा बन गया? कैसा बन गया? सीरीज बना। इसमें किसको जोड़ना चाहती हैं आप? इसको, दोनों को जोड़ना चाहती हैं पैरेलल में। ये कितना हो गया? 2C हो गया। लेकिन ये इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है ना। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि ये दोनों पैरेलल में है?
जब तक मैंने ए और बी दोनों एक ही पॉइंट के बीच में कैपेसिटर ना लगाओ तब तक उसे हम पैरेलल नहीं कह सकते, इसीलिए डेरिवेशन भी कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीपली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन से बताता चल रहा हूँ। अगर इस पॉइंट का नाम जो है, इस पॉइंट का नाम अगर ए रखता हूँ, ठीक है, बोलिए ध्यान से, बोलो, ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम ए रखेंगे, रखोगे? अच्छा, इस पॉइंट का नाम क्या रखोगे? बी, थोड़ी देर के लिए, लेकिन देखोगे कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यानी ये भी पॉइंट क्या हो गया? ए। तो जब पॉइंट माने तो उस समय इतना भी तो बुद्धि होगा कि भैया अगर ये, सॉरी, बी अलग अलग मानो, इधर ए माने हो तो इधर बी मानो, क्या मानो? बी। यहां पर बी मानोगे तो ये बी हो जाएगा, होगा? तो दोनों पॉइंट सेम है, तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रहा है? यानी ये दोनों पॉइंट एक ही है ना, दोनों पॉइंट सेम है, तो यहां से कैपेसिटर का कोई लॉजिक नहीं हुआ। नहीं समझे? ये आया या नहीं आया? बोल तो दो हाँ या ना। नहीं, नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को। अगर मैं इस सवाल को ऐसा बना देता हूं, यही बना था ना, बोलिए, अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटर लगा दूं और यहाँ भी खाली जगह था, यहाँ भी लगा दूं, ये सी है, 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 तब क्या होगा? मैं इसको बोला 100 मान के करूं, 100 वोल्ट, कितना? 100 वोल्ट। इसको क्या मान ले रहा हूं जी? जीरो। ये कहां पर आया? ये जीरो हो गया। इधर आया तो इसको मैंने क्या माना? 100। क्या माना? इस रास्ते से यहां गए तो इस वाले पॉइंट को क्या मानोगे? सपोज दैट यहाँ ए पॉइंट मान लेते हो, क्या ए पॉइंट मान, इसके आगे गए तो ये कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? इस रास्ते से आओगे, ये 100 है, तो इस वाले पॉइंट को ए मानोगे? हाँ, क्यों नहीं मान सकते हो? इसके बीच में कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है? तो यहां से जब आएगा तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ना, तो इसका नाम कुछ दूसरा मानना पड़ेगा, बी। फिर ये आगे गया तो ये जीरो हो गया। इन दोनों की न होने की वजह से ये जीरो टहलते हुए यहां तक आ गया था, ये जीरो टहलते हुए यहां तक आ गया था, इसके बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो रहा था, तो इसमें कैपेसिटर कितना हो जाएगा? जीरो। नहीं समझे? ये आया समझ में कि नहीं? तो जब भी इस तरीके का सवाल बनेगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है या अनबैलेंस, कैसा? ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस है आप में जो है किरचॉफ लॉ का अप्लाई ना करे, लेकिन अगर करेगा तो मैं वो सब भी आपको टेक्निक सिखा दूंगा इस साल, है ना, नीट वाले बैच में भी, ठीक है। अभी फिलहाल नीट में सवाल अगर लगाना है तो इस तरीके का जब भी फिगर मिले तो आपको सिर्फ पहले चेक करना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज जो हम लोग बैलेंस करते हैं उसको एक चीज ध्यान रखते हैं, क्या? कैपेसिटर में नहीं सीखते हैं, डायरेक्ट कहाँ जाके सीखते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन उसका एप्लीकेशन यहाँ भी होता है, किरचॉफ वोल्टेज करंट, मतलब जंक्शन रूल और लूप रूल दोनों कहाँ जाके पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ भी होता है। सवाल अच्छे अगर जेई के करने हो। चलो ठीक, सही बता रहे हो पवन। ठीक है, ये आया समझ में या नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसको मैं दोबारा बताऊं? पक्का? नहीं, क्वेश्चन यही करने जा रहा हूँ ना। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अगर इसका रेशियो यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, तो इसके जो फॉर्मेट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका रेशियो अगर सेम है, क्या है? सेम है, क्या है? तो इसका मतलब इसमें कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, मतलब इधर से कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है, तो इसे मिटा सकते हैं इसे। लेकिन कब? जब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसके रेशियो के क्या हो जाए? इक्वल, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नहीं समझे? तो इसको जब रेशियो इक्वल होगा तभी कर सकते हैं, और वही वाला सवाल मुझे लगता है बनना भी चाहिए नीट में, अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा टफ होगा। वो भी मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है,
तो ये मैंने बोला ये दोनों कैपेसिटर का रेशियो सेम है, सी सी है तो सेम ही आएगा, है ना। तो इसको हटा सकते हैं, जैसे इसे हटाएंगे तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट बन गया हमारा, इस तरीके का अरेंजमेंट बन गया, समझे कि नहीं, इस तरीके का अरेंजमेंट बन गया। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसे डायरेक्ट कर सकते हो, ये हमारा सी है, सी है, सी है, सी है, तो ये ऐड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, सीरीज में है, क्या है, तो मैंने कहा था ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऐड करेंगे, तो सी प्लस सी कितना हो गया, टू सी, एक सी कट गया तो सी बाई टू नहीं हुआ। यहाँ कहे थे कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऐड करेंगे, सी प्लस सी बाई टू हो गया। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, किसमें, एग्जाम में बैठे हो, आपके पास टाइम नहीं है, ये सी के जगह कुछ और आ रहा है, सी के जगह कुछ और, इसका भी मैं अभी तरीका बताऊंगा, वैसे भी इसका मैं अभी तरीका बताऊंगा, वो रट के ही जाना है, उससे आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो ये आया, बोलो जी, तो इसमें अगर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट जोड़ सकते थे, ये दोनों पैरेलल में होता, सी बाई टू ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सी बाई टू और सी बाई टू ऐड करोगे तब ना फाइनल आएगा इक्विवेलेंट, तो सी आएगा, कितना आएगा आंसर। अच्छा, इस तरीके का सवाल कभी आ रहा है और टाइम नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी उपाय है, क्या उपाय है, अगर मैं किसी कैपेसिटर को, सी कैपेसिटर को, कितने कैपेसिटर को कितनी बार जोड़ रहा हूं, एन टाइम्स, कितना जी, एन टाइम्स ऐड कर रहा हूं, एन टाइम्स ऐड कर रहा हूं, चलो सी को एन टाइम्स ऐड करो, सी को एन टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट करोगे तो वन अपॉन सी, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस यहाँ लगाना है ना, डैश 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 वन अपॉन सी, कितने टाइम्स तक, एन टाइम्स, कितने जी, एन टाइम्स तक, समझ रहे हो कि नहीं। तो अच्छा, एन टाइम्स का मतलब, अच्छा एक को अगर एन बार ऐड करें तो कितना होगा, एक को एन बार ऐड करें तो एन हो जाएगा, नहीं समझे, दो को एन बार ऐड करें तो टू एन हो जाएगा, वन अपॉन सी को एन बार ऐड करेंगे तो एन बाई सी हो जाएगा, तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन बाई सी, कितना हो जाएगा, एन बाई सी, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी बाई एन, कितना हो जाएगा, नहीं समझे क्या, बोल तो दो हाँ या ना, पक्का। अच्छा, अगर मैं, ये सीरीज वाला है, ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट सीरीज, अगर पैरेलल में होगा तो आसान है, पैरेलल में भी यही कर लो, पैरेलल वाला कैसे हो जाएगा, एक कैपेसिटर ऐसे ले लो, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर ऐसे ले लो, ऐसे डैश 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 कर दो, ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर और ले लो, कितना टाइम्स जी, एन टाइम्स, कितना, एन टाइम्स, तो सी इक्विवेलेंट, सी को एन टाइम्स जोड़ो तो एन सी नहीं हो जाएगा, बोल तो दो हाँ या ना। ठीक है, तो मैंने 23, अच्छा उसमें देखते हैं क्या आया था, मेरी बात ध्यान से समझना, कहाँ से पेस्ट किए थे, ये 23 का था, समझिए ध्यान से, ये 21 का है, 22 का शायद नहीं पेस्ट किया हूँ, और ये जो पेस्ट कर रहा हूँ ये 24 का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पेपर में किसी चैप्टर का सवाल कठिन आ जाएगा, किसी चैप्टर मतलब समझते हो, कि मान लो पेपर बना, तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के सवाल थोड़े बहुत कठिन बन जाएंगे। अच्छा, उसके लिए अगर आप सोचो बहुत जबरदस्त तैयारी करो, हो सकता है उसके बाद भी थोड़ा सा इशू हो जाए, छूट जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन को समझने में और कैलकुलेशन, दो चीज की प्रियोरिटी को पहले रखिए, समझे कि नहीं। इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ठीक है भाई, ये ए है और ये बी है, ये बताया कि अगर इसका रेशियो अगर क्या हो जाए, टू बाई टू, कितना हो गया हमारा, वन, और टू बाई टू वन, तो ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, क्या है, जब बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज होता है तो उसका बैलेंस, मैं लिख दे रहा हूं, ज्यादा सही रहेगा यहाँ, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई इस तरीके से बनता है, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का मतलब क्या है,
मैं कह रहा हूं कि अगर बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है, इसका अगर हमारा, अगर इसे C1 बोलते हैं, इसे C2 और इसे C3, इसे C4, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4 होता है। तो इसमें C5 में कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो जो A का पोटेंशियल है वही B का पोटेंशियल है। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हमारा सेम है। तो यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है, यहाँ का भी 2 वोल्ट है, तो कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो जी, ये आया समझ में? यानी अगर ये डायरेक्ट ऐड कर लिया, मैं यही कह रहा था, ऊपर 2 × 2 करिए, नीचे 2, तो ये क्या 2 से कट जा रहा है कि नहीं बार बार? और मैं एक समझाया हूं कि अगर सेम सेम हो, दो हो ना, सीरीज में डिवाइड करते, पैरेलल में मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करो, आंसर 2 को डिवाइड करोगे 1, और एक 2 के डिवाइड करोगे 1, 2 आंसर आ जाएगा, टिक करो, आगे बढ़ो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे कहने का मतलब जहां टाइम बचे वहां बचाना चाहिए कि नहीं? हाँ, जहां नहीं बच रहा है वहां पर दिमाग लगा के उसको भी सोल्व करने का प्रयास करो, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन तो सवाल रहेगा नहीं। सीरीज में n से डिवाइड किया, 2 ही कैपेसिटर है, किससे डिवाइड करोगे? 2 से। पैरेलल में n से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरी बात समझो, ये 2 2 है, 2 ही तो है, 2 से डिवाइड करो, आ गया 1, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो 2 आ गया डायरेक्ट। सॉल्व करने के लिए अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करोगे, तो ये 2 × 2 अपॉन 2 + 2, या कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं पूरा। आप जैसे भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस वैसे वाले मेथड का करो जो एग्जाम में, अच्छा, कोई 1 सेकेंड की कीमत समझता नहीं होगा, सही? टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन करने होते 200, कितने? मतलब ट्राई तो सब करोगे ना, एक बार देखना तो पड़ेगा। मान लो आपके पास ऑप्शन है कि इसमें से इतना क्वेश्चन करना है, लेकिन आपको देखना तो सब पड़ता होगा ना। यानी 200 क्वेश्चन को देखने में 200 सेकंड मान सकता हूँ। अगर एक एक सेकंड अगर कोई बचा लेता है एग्जाम में, तो 200 सेकंड बचा, और 200 सेकंड में हो सकता है कि कोई अच्छा खासा सवाल कर ले जिससे वो अंदर या बाहर हो सकता है। कभी ऐसा देखो 4 नंबर से भी कोई छटते हुए, 1 नंबर से छट जाते, 4 नंबर तो बहुत है। मतलब अगर आप एग्जाम की जो टाइम है, अगर आपको कह रहे हो मैं इतना नहीं करूंगा, मैं वहां कर लूंगा, ऐसी गलती नहीं करिए। जहां पर कोई तरीका हो उसे रट के जाओ, एकदम सीधी सी बात। ज्यादा होशियार ना बनो, मैं बहुत टैलेंटेड हूं कर लूंगा, रट के जाओ, सीधी सी बात है ना। ये आया समझ भी जी? तो इसका आंसर ये हो गया। ये कब का था? नीट 2024 का। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, जब भी आप सवाल लगा रहे हो तो रिसेंट के सवाल लग जा रहे हैं, ओल्ड सवाल नहीं लग रहे हैं। ओल्ड में भी टेक्निक सीखना है, पैटर्न चेंज होता है तो ओल्ड पैटर्न पे ही तो आएगा। ठीक है, यहाँ तक और तो नहीं आया था, एक ही क्वेश्चन आया था ना? अच्छा, ये भी तो पढ़ा दिया हूँ, अब इसे मैं यहीं पेस्ट कर दूं। देखो ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, ये वाला जस्ट पीछे बताया हूँ, देख लो। मतलब पिछले चैप्टर में बताए होंगे, लेकिन है तो यही। ये कह रहा है कि थिन स्फेरिकल सेल चार्ज बाय सम सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सी एंड पी शोन इन द फिगर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल। तो डिफरेंस नहीं समझे? चलो मैं अब पेस्ट कर रहा हूँ, तो सब पेस्ट कर दे रहा हूँ 24 का, है ना? देख लो अब 24 का पेपर कैसा है, और अभी इस हिसाब से तैयारी करो। ऊपर भी था, उसको भी देख लो। इसमें देख, अच्छा, ऐसे सवाल अगर आप में भी आता है तो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, है कि नहीं? जैसे इस सवाल को सॉल्व करे हैं, KP/R इसका ऐसे फॉर्मूला बताए हूँ, आप भी सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात समझिए ध्यान से। इसमें पूछा है कि असर्शन में लिखा है कि ये क्या बोल रहा है, पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट 2, ये तो सॉल्व किया है। V वाला जो सॉल्व किया है V, इसमें क्या बोल रहा है कि V की वैल्यू +-2t/r² वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल पॉइंट और 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द दिस। बोलो, तो ये V का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2p लिखवाया हूं मैं। बोलो जी। तो एक चीज और मैं ध्यान से देखिएगा, पहले वाले पहले वाले स्टेटमेंट में जो है आर को बोला है कि करेक्ट है, क्या बोला है? और सेकंड वाले में भी आर को बोला है करेक्ट है, फोर्थ वाले में भी आर को बोला है करेक्ट है। तो सॉल्व भी करना था क्या?
मतलब अगर एग्जाम में अगर जा रहे हो, अब सच बताए, अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम लगाओ। अच्छा, अगली बार वाला पेपर जैसे मैंने ये सॉल्व करा हूँ, अगला पेपर भी सॉल्व कर दूंगा, आप वाला भी। उसमें भी कुछ ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि इतने सवाल आपको सेकेंडों में करने चाहिए थे। मतलब एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, जब हमको सवाल मिलता है तो हम याद करके गए रहते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं। जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम मान के चलो, देखो कहने वाली बात है 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में भी सवाल आपसे लगता नहीं होगा, जो रियलिटी है। तो यहाँ से बड़ी बड़ी बातें बोल देना वो अलग चीज होता है। ये बच्चों का, मैं देखो हम हमेशा बच्चों को तरीके से बात करने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअल में जब एग्जाम में आपको करना रहेगा अंडर प्रेशर कि नहीं मुझे एक सीट भी चाहिए, तो हो सकता है यहाँ कैलकुलेशन में भी कुछ मिस्टेक कर दो, हो सकता है कि कुछ और टिक करके आ जाओ। इसलिए क्वेश्चन को जब भी पेपर में आएगा तो मेरा एक एडवाइस हमेशा रहता है कि पहले आप शांति से पढ़ लो क्वेश्चन को। क्या हो सकता है उस सवाल को सॉल्व न करना पड़े। जैसे इस बार का जो पेपर है, अगली बार आपको लग रहा होगा बहुत सारे ज्ञान देंगे कि कठिन आ गया, ऐसा आ गया। कठिन आएगा तो बहुत फायदा है, अगर ऐसा आएगा तो कम से कम आप उसमें फुल स्कोर करो आराम से। आराम से फुल स्कोर डेफिनेटली करा जा सकता है जिस तरीके का पेपर बन रहा है। समझे कि नहीं मेरी बात? तो ये समझ में आया कि नहीं? यानी अगर जिसने भी इसे सवाल को सॉल्व किया होगा, कहीं ना कहीं उसे फॉर्मूले पे पूरा विश्वास नहीं होगा, या फॉर्मूला उसे याद नहीं होगा, यानी उसने ऑप्शन को एक नजर देखा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं ऑनलाइन पेपर अगर होने लगेगा तो नुकसान है। क्या? जितना फास्ट आप ऑफलाइन पेपर को देख सकते हैं उतना फास्ट जो है ऑनलाइन पेपर को देख नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जेई एडवांस वाले बच्चों से पूछोगे तो उनको कुछ ज्यादा दिक्कत हुआ था एक बार। आधा क्वेश्चन नीचे, आधा क्वेश्चन ऊपर, पूरा दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे। भाई क्वेश्चन अगर बड़ा है तो कैसे दिखेगा? ये आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, उसको बता देता हूँ। ये आया यहाँ तक? देखिए एक चीज मैं साफ साफ बता दूं, मैंने क्या बोला कि पहला पॉइंट हमको क्या याद करना, Q इक्वल टू सी वी। दूसरा भी मैं डिराइव कर दूंगा अगले टर्म पे, अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है C, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी स्टोर होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। और क्या है? और यही सब चीज है। चार्ज पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, एनर्जी स्टोर्ड पूछेगा। चले ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से सवाल को बनाते हैं, सपोज दैट, ठीक है, ये पहले बिल्कुल आसान ले रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में 23 में ऐसे ही तो सवाल आया है। मैं वही वाला कंटिन्यू कर लें। ये दिया था शायद 3 3 3, क्यों? यही तो दिया था। मतलब पहले बड़ा सवाल ना लेते हुए पहले आसानी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? यहां पर मान लेते हैं कि ये 100 वोल्ट है। क्या है? उस सवाल में पूछा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या पूछा? सवाल पूछ क्या क्या सकता है आसान पैटर्न पे, किस पे? इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बना। इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज पूछ सकता है। इसमें एनर्जी स्टोर्ड, इसमें एनर्जी स्टोर्ड, इसमें एनर्जी स्टोर्ड पूछ सकता है। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो जी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या बोल सकता है कि अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक किसी में डाल देती तब क्या फर्क पड़ेगा। मतलब इस इजी वाले सवाल से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो पीछे हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट निकाला था तो कितना आया था? पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर एक तरीका आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। इसे दो मेथड से बता रहा हूँ। पहला बेसिक मेथड है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ फर्स्ट मेथड लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है। हो सकता है आपको यही इजी लगे, है ना? तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। उसके बाद सीरीज में हो गया, और जब सीरीज में हम सॉल्व किए थे तो क्या कहे थे? 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6। तो ये कितना आया था? 3 × 6 डिवाइडेड बाई 9। इससे कट किया तो 3, इससे कट किया तो 2। तो कितना आ गया? 2 माइक्रोफेराडे। कितना आ गया? 2 माइक्रोफेराडे। तो ये हो गया हमारा Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V। सी इक्विवेलेंट कितना है? 2, और V की वैल्यू मैंने माना 100, तो ये कितना हो गया? 200 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत है? बोलो जी। पक्का? अच्छा, जब यहां से चार्ज चला कितना? 200, तो इस पे कितना आया? 200। कितना आया?
इसे तो लगाना ही नहीं पड़ेगा जी, 200 माइक्रो कूलम, कुछ और बनाना पड़ेगा सवाल को। तो ये 200 आया तो आधा आधा, क्योंकि 3 इधर भी है 3 इधर भी है कि नहीं? नहीं समझे क्या? सेम है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा ना, तीन दो पार्ट में डिवाइड होगा। अच्छा ये चार्ज हमारे पास Q है, इसका कैपेसिटेंस तो ये Q इक्वल टू सी भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से V की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई C से, Q कितना है 200 और C कितना है 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो जी। यानी इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? इसको किसको नहीं समझ आया? चार्ज कितना है 200, सी कितना है 3 माइक्रोफेराडे, वी की वैल्यू क्यू इक्वल टू सी वी की वैल्यू क्यू बाई सी, तो 200/3, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा इसका हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो ये दोनों आपस में कैसा है? पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कैपेसिटर को बना सकते हैं, समझे? ये कितना है हमारा 100 वोल्ट, ठीक है, और ये कितना है हमारा, यहाँ कितना आ गया 200/3, आया कि नहीं? बोलो जी। इसको अभी मैंने सॉल्व करेंगे अगर हम, तो कितना वोल्ट आ रहा था? 6 आ रहा था। मेरी बात समझे कि नहीं? अच्छा एक तो तरीका ये है कि अगर मुझे इसका 100 पता है, तो हमने बताया था कि इसे V1 माने डेरिवेशन में V2, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 200/3, डायरेक्ट कर दू समझ जाओगे, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 में से कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 100/3, इसका वोल्टेज कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 100/3, नहीं समझे क्या? बोल तो नहीं आया। अच्छा यहाँ पे अब हमको ये पता चल गया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, 100/3, तो ये पैरेलल में, इसका 100/3 है तो इसका भी कितना होगा 100/3, नहीं समझे क्या? बोलो। अच्छा इसका मुझे V पता है C पता है, तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं? Q इक्वल टू CV से निकालेंगे, किससे निकालेंगे? CV से, समझे? ठीक है, तो इसको Q इक्वल टू किससे निकालेंगे? CV से। तो इसको अगर Q इक्वल टू CV से निकालेंगे तो C की वैल्यू 3 है और V की वैल्यू है 100/3, तो कितना आएगा 100 माइक्रो कूलम, कितना आएगा 100 माइक्रो कूलम, नहीं समझे? सेम तरीके से यहां भी निकालोगे Q इक्वल टू CV, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ भी आएगा 100 माइक्रो कूलम, आएगा कि नहीं? मैंने पहले क्या बताया था, जैसे देखा ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 200 था तो आधा आधा डिवाइड हो गया, आ गया ना 100, नहीं समझे? अगर मैं पूछे इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, तो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला डायरेक्ट बता दिया था फिलहाल अभी के लिए, यू की वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ, सी की वैल्यू कितनी है 3 और इंटू 10 की पावर -6, और वी की वैल्यू कितनी है जी 200, 200/3 का स्क्वायर, ये आया समझ में? हम्म? नहीं होता, तब ये 100 को 100/3 हमारा वी आया है, तो यहाँ जो 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई, जो भी होता। हम्म। तो इसीलिए तो मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज जब निकाला हूँ तो क्या किया हूँ, CV 3 इंटू 100/3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 100 माइक्रो, अगर ये 3 की जगह 2 होता तो ये 200/3 हो जाता। अभी नहीं समझे? आया या नहीं आया? बोल तो दो। ठीक है पवन, ये देख लो, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, इस मेथड से अगर आपको करना होगा तो करिएगा, मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। ये आया? अरे ये अभी डेरिवेशन कैसे कर रहे थे हम लोग इसका, यही तो करे थे कि v की वैल्यू V1 प्लस V2, ये 100 है और ये निकाल लिया हूं, और ये तो है ही नहीं है, तो ये V2 नहीं कर सकता है। आया? मैंने कहा ना इसका इस्तेमाल करूंगा, ये आया या नहीं आया? पक्का? एक तो ये तरीका है, किसी भी सवाल को हम इस तरीके से करते हैं,
बाई मेथड पूरा आराम से, कोई दिक्कत। दूसरा, अगर ऐसे ही सवाल, अगर मान लो अभी सेम सवाल को करता हूं, इसी सवाल को मुझे करना है, ठीक है, ये कितना है जी, ठीक है, आया समझ में, बोलो जी। ये 100 वोल्ट माने थे, कितना माने थे, तो यहाँ पर होगा 100 वोल्ट, इधर माइनस वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, 0 वोल्ट, कितना बोल रहे थे, 2 पॉइंट आएगा तो 2 पॉइंट को भी कर सकते हैं, वैसे सवाल जेई में और एडवांस में आते हैं, आपने इतना कठिन नहीं पूछना चाहिए। जब एक पॉइंट मिले, इसके आगे चलेंगे तो इसे एक्स मान सकते हैं क्या, नोडल मेथड या नोडल एनालिसिस होता है, मैं नोडल, हम सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ, ये सवाल लगाने का तरीका समझ लेना, क्या पक्का। एक्चुअल में ये तरीका मैं अक्सर जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद बताता, पहले ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से चार्ज आया, तो यहाँ चार्ज आया Q1, तो इधर कितना गया, सॉरी Q है, क्या है जी, Q माने हो ना, तो इधर कितना गया Q1, इधर कितना गया Q1, और इधर कितना गया Q2, नहीं समझे, यानी जो Q है वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल है कि नहीं, यानी उसको इधर लाएंगे तो Q माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर निकाल सकते हैं उसे, हम लोग वहां पर करंट में पढ़ेंगे हम लोग, समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। सेम कॉन्सेप्ट चार्ज में भी लगा सकते हैं, क्या चार्ज में, यानी चार्ज का सम इक्वल टू 0 कर देंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे गलती नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ Q इक्वल टू CV होता है, आ रहा है Q इक्वल टू, ठीक है ना, तो सपोज दैट अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस x माना हूं, x को पकड़ के रखिएगा, नहीं तो फिर आपको ये देखो, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, फिर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। वैसे इसके 3 मेथड है, एक तो मैंने जो तरीका बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, दूसरा है आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ इस्तेमाल करके 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। पहला इक्वेशन क्या बना, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और दूसरा इसमें लूप रूल लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, तो हम किसी, जब उतना बड़ा नीट में सवाल नहीं पूछ रहा है तो हम उस तरीके को लगाना सही नहीं है, तो हम लोग नोडल वाले मेथड से करेंगे, किसे, हम डायरेक्ट अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी निकालना होगा सब निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया, क्या मान लिया x, तो इसको डायरेक्ट करेंगे x माइनस 100, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कितना आ गया 100 माइनस एक्स नहीं करिएगा, फिर मेरा ही तरीका सीखिए, नहीं फिर बाद में क्या होगा, इधर उधर आंसर गलत हो जाएगा। मैंने किया x माइनस 100, क्या किया x माइनस 100, x माइनस 100 इसका ये कितना था, 3 था ना, 3 से Q इक्वल टू सी भी लगा रहा हूँ, Q इक्वल टू, फिर बीच में प्लस करना, x को ही पकड़ा हूं, इसको x को यहां घटा दिया, x माइनस 0 कितना, किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, फिर x माइनस 0 किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, इक्वल टू 0, नहीं समझे क्या, x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 3x माइनस 300, और 3x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 0, कितना हुआ 9x इक्वल टू 300, बोलो जी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 300 डिवाइडेड बाई 9, समझे, बोल तो दो हाँ या ना, नहीं आया, यानी यहाँ का बात समझ में आ गया, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अभी सिखाए थे हम, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का 100 है, और यहाँ का कितना है हमारा 3, हो सकता है पोटेंशियल एट पॉइंट P करके पूछ ले, तब तो आपको ये मेथड ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी हमारा 100 माइनस कितना है 300 डिवाइड बाई 9, ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 300 डिवाइड बाई 9, कितना हुआ जी 600 डिवाइडेड बाई 9, कितना निकाले थे हम लोग वहां पे, 200 डिवाइड बाई 3, कितना निकाले थे 200 डिवाइड बाई 3, अपना कितना आया, अच्छा मतलब काटना है ना, काट दूं, इसे 3 से कट जाएगा, ये 200 डिवाइड बाई 3, नहीं समझे क्या। अच्छा यहाँ का जब वोल्टेज आ गया तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो,
पोटेंशियल डिफरेंस हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर लगा सकते हो। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो चार्ज निकाल सकते हो। नहीं समझे क्या? ये नहीं आ रहा है, ये ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। बस ये ध्यान रखे रहिएगा कि अपना ज्ञान मत लगाने लगिए, पोटेंशियल डिफरेंस दिस माइनस दिस माइनस दिस। इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय अब लगा लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दिस माइनस दिस करोगे कि नहीं, यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब देखो ध्यान से समझना, अब ना कर देना कि x माइनस 100 कर देना, माइनस में आ जाएगा। ये एक्चुअल में क्या था, q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 था, क्या है, मैंने उसको भी इधर लाया, उसको भी इधर लाया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन वो आप दिमाग लगाओगे नहीं, फर्जी का फर्जी दिमाग नहीं लगवाना चाह रहे, लगाओगे। आप रट लो कि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो x में से ही घटाएंगे क्या, और जब x की वैल्यू आ जाएगा तब तो आपको पता है ना, अगर मैं कहूं यहाँ पे 10 वोल्ट है या 5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें तो नहीं घटा दोगे। यहाँ मैं कहूँ 100 वोल्ट है या 0 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस। ये लगाने का सिर्फ टेक्निक है, अगर इसका इस्तेमाल करके सवाल लगाते हो तो काफी हेल्पफुल रहेगा। क्या नहीं आया, बोलो तो हाँ या ना। ठीक है, आज बहुत कम हुआ नहीं, हम पूरा खत्म करने के प्लान में आए थे, गड़बड़ हो गया जी। हाँ नहीं पूरा, एक काम करते हैं फिर इस पे एक लेक्चर और रखते हैं, जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा, क्यों अब 15 मिनट में नहीं सही हो पाएगा। ठीक है पवन, इसको देख लेना, आज वाले में कुछ नहीं ज्यादा हुआ, नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो रिमेनिंग टर्म्स और इससे बेस्ड ऑन सवाल जो है अगले लेक्चर में जरूर कवर करेंगे। अच्छा एनसीईआरटी बीच में नहीं करा रहा हूं तो उसे देखो, जो नहीं करा रहा हूं उसको टेस्ट में ही देंगे। तो अपने पास टेस्ट का कलेक्शन हो गया है 3-4 ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला चैप्टर 12th का, और ये दूसरा चैप्टर। जिस दिन टेस्ट लेंगे तो हो सकता है काफी दिन तक सिर्फ टेस्ट के ही टेस्ट और उसके डिस्कशन हो जाए, और बीच में कोई क्लास ब्रेक भी हो सकती है ना। तो स्लोली और सिस्टमेटिकली अगर सीखते रहेंगे, आपको जो भी इशू है मैं तो कह रहा हूँ आप व्हाट्सएप पे ही पूछ लिया करिए, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस करने का प्रयास ना करिए, है ना। ठीक है, मैं इस पे काम भी नहीं करता हूँ, कोई और काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट मैं इस पे लाइव आके आप लोग के साथ बस डिस्कशन करता हूँ, उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई इशू आता है तो सीरियसली अगर पढ़ रहे हो व्हाट्सएप पे मुझे कोई भी रिप्लाई करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि साथ फोन में साथ में रखता हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।